आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर एक दिन में किसी हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में एक से ज़्यादा लोगों का ट्रांसप्लांट होता है तो क्या हमें उस क्लिनिक में ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए या नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो Q&A पे होने वाली है। हमने रिसेंटली एक पोस्ट डाला था जिसमें हमने पूछा था आप लोगों से आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं ये ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, जितने भी डाउट्स हैं आप उन क्वेश्चंस को नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों ने काफी अच्छे क्वेश्चंस इस बार पूछे हैं। आप लोग सभी जानते हैं हम Q&A में जनरली आपके जो डाउट्स होते हैं वो डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करते हैं, हमारे साथ जितने भी डॉक्टर्स एसोसिएटेड हैं। फिर डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन करने के बाद आप लोगों के आंसर्स देते हैं। तो आज की वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों ने बहुत मजेदार क्वेश्चंस पूछे हैं हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्टिंग को लेके, क्लिनिक में कितनी सर्जरीज एक दिन में हो सकती है उसको लेके काफी अच्छे क्वेश्चन इस बार आए हैं। तो इस बार का Q&A काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहे हो, आप कंफ्यूज हो, आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairlab.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि काफी लोग करवा चुके। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है देब्रिज 360 ने, सर मेरे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हेयर शेडिंग 3 महीने तक हुआ, फिर न्यू हेयर आए और उसके बाद अगेन 4 महीने के बाद 100 से 150 बाल स्पेशली ट्रांसप्लांटेड और डोनर एरिया के बाल झड़ने लगे। अच्छा, 5 महीने अभी मेरे ट्रांसप्लांट को हो गए हैं तो इस पे वीडियो बनाऊं, ये एग्जिस्टिंग हेयर झड़ रहे हैं या ट्रांसप्लांटेड हेयर, क्योंकि ज्यादा लोग इस बारे में बोलते नहीं। अच्छा, बेसिकली इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था और इनको 3 महीने तक शेडिंग फेज चला था, जो कि जनरली चलता है। वैसे तो 1.5 से 2 महीने शेडिंग फेज चलता है, लेकिन इनका 3 महीने चला था। 3 महीने के बाद इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी, 4 महीने तक इनकी अच्छी ग्रोथ रही, लेकिन 4 महीने बाद दोबारा से 100 से 150 बाल इनके झड़ने लगे। अभी इनका ये कहना है कि इनके ट्रांसप्लांटेड हेयर है और डोनर एरिया के हेयर है, राइट। अभी इनकी जो शेडिंग हो रही है वो ट्रांसप्लांटेड हेयर वाली हो रही है और पीछे वाले एरिया से हो रही है जहाँ से ग्राफ्ट का निकाला गया। बहुत यूनिक सी चीज है और 5 महीना अभी हो गया है इनको, तो ये कंफ्यूजन में। तो बेसिकली मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप श्योर हो कि आपके ट्रांसप्लांटेड बाल झड़ रहे हैं और आपके डोनर एरिया से बाल झड़ रहे हैं, देखो 2 चीज हो सकती है, या तो आप मिसअंडरस्टूड कर गए, राइट, कि आपके डोनर से और ट्रांसप्लांटेड हेयर से बाल झड़ रहे हैं, जो कि पॉसिबल, बहुत कम चांसेस है पॉसिबल हो, राइट। हो सकता है आपके एग्जिस्टिंग हेयर झड़ रहा हो, क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है ये ऑब्वियसली आपका ह्यूमिडिटी वाला मौसम है, इसमें सबके ही बाल झड़ते हैं इस वेदर में, राइट। आप किसी नॉर्मल इंसान को भी पूछोगे ना जिसको हेयर लॉस की प्रॉब्लम नहीं भी है, उसके भी आजकल बाल झड़ रहे होंगे और ये नॉर्मल है, हर साल होता है, राइट। लेकिन 100 से 150 बाल आपके झड़ रहे हैं और आप अगर श्योर हो कि ट्रांसप्लांटेड हेयर आपके झड़ रहे हैं, राइट, शेडिंग फेज खत्म होने के बाद, ग्रोथ आने के बाद, राइट, आपके अगर ट्रांसप्लांटेड हेयर झड़ रहे हैं और डोनर से बाल झड़ रहे हैं जो बहुत यूनिक है, तो इसके 2 रीजंस हो सकते हैं, राइट। नंबर 1 कि आपका जो एक्सट्रैक्शन हुआ है वो सेफ जोन से नहीं हुआ है, तो जब आपका ट्रांसप्लांटेशन हुआ सेफ जोन से बाल नहीं लिया गया और वो लगा दिए गए, फिर वो बाल झड़ गए, ठीक है। जनरली क्या होता है, सेफ जोन से बालों को लगाया जाता है और उस पर DHT इफेक्ट नहीं करता तो वो बाल परमानेंट ऑलमोस्ट रहते हैं, लेकिन आपका हो सकता है सेफ जोन से बाल नहीं लिया गया हो और वो बाल दोबारा से झड़ गए हो DHT इफेक्ट करने की वजह से, जो कि सबसे बड़ा चांसेस है। नेक्स्ट जो रीजन हो सकता है वो बहुत कम चांसेस है ये हो कि आपका डोनर एरिया ही जवाब दे दिया, आपके डोनर एरिया, राइट। देखो 99% लोगों के केस में क्या होता है, डोनर एरिया होता है जो डिफाइंड डोनर एरिया होता है, वहां के जो बाल होते हैं वो झड़ते नहीं। जनरली आपके स्कैल्प के पीछे वाला एरिया होता है, वहां से बाल आपके नहीं झड़ते, चाहे आपका 7th ग्रेड का बॉन्डनेस भी आ जाए, राइट, आपके पीछे बाल रहते हैं। बहुत कम ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका डोनर एरिया भी जवाब दे देता है, जिनके पीछे से भी बाल झड़ जाते हैं। तो हो सकता है आपका वो वाला केस हो जब आपका डोनर एरिया ने जवाब दे दिया हो, लेकिन बहुत कम चांसेस है ऐसा हो। मुझे पर्सनली लग रहा है कि सबसे ज्यादा चांसेस है कि आपके एग्जिस्टिंग हेयर झड़ रहे हो और आप मिसअंडरस्टूड कर रहे हो, राइट, कि आपको लग रहा हो आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर झड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता, राइट। और अगर अनसेफ जोन से भी बाल लगा दिए जाते हैं ना, तो वो बाल भी कम से कम 1.5 साल तक टिकते हैं, आपके तो सिर्फ 4 महीने हुए हैं, राइट। सो जहां से भी ट्रांसप्लांट कराएं उन डॉक्टर से मिलिए, उनके पास जाइए, फेस टू फेस कंसल्टेशन लीजिए। फोन से बेटर आप फेस टू फेस कंसल्टेशन लीजिए, ही और शी विल हेल्प यू इन मच बेटर वे। कई जैसे कुछ जो डाउट्स होते हैं ना वो सारे पेशेंट्स के अंदर होते हैं ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ कुछ पेशेंट्स के, जो भी ट्रांसप्लांट कराता है मैक्सिमम लोगों के मन में डाउट्स आते रहते हैं, स्पेशली शेडिंग फेस में। अभी कुछ देर पहले मैं एक सब्सक्राइबर से बात कर रहा था, दुबई से इंडिया आए थे ट्रांसप्लांटेशन करवाने, ट्रांसप्लांट करवा के वापस चले गए, उनका शेडिंग फेस ऐसा था कि सारे के सारे बाल झड़ गए थे, तो ही वाज आल्सो वरीड सेइंग द सेम थिंग कि मेरे बाल वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो शेडिंग फेज में बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आप बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हो, ये ह्यूमन नेचर है, आपका नर्वसनेस होना बहुत नॉर्मल है शेडिंग फेज में, राइट। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आप जब ट्रांसप्लांट कराते हो आप हमारे टच में रहो, आपको जो भी डाउट होता है यू कैन बी इन टच विद अस। आप हमारी वेबसाइट बेस्ट हेयर में विजिट कर सकते हो, आपको जो नंबर दिख रहा है
आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, राइट। क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्रिकेट क्रंच ने, क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मैस्टरबेट करने से कोई प्रॉब्लम होती है और कितने टाइम बाद मैस्टरबेट कर सकते हैं जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, प्लीज रिप्लाई। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, ट्रांसप्लांट के बाद मैस्टरबेट करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, राइट। और जहां तक बात है कितने टाइम बाद आप मैस्टरबेट कर सकते हैं जिससे हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तो ये डिपेंड करता है आपकी सर्जरी पे, राइट। आप दुनिया में कोई भी सर्जरी कराओ 5 से 6 दिन तक, ऑलमोस्ट 1 वीक तक आपको कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी जिससे आपका बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो, जिससे आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो। एंड मैस्टरबेशन इज वन ऑफ द थिंग्स जहां पे आपकी बॉडी एग्जॉस्ट होती है, राइट। बहुत पर्सनल क्वेश्चन है ये, राइट। मैस्टरबेशन करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन 1 वीक तक आप इन चीजों को अवॉइड करें। नॉट ओनली मैस्टरबेशन, एवरी एक्टिविटीज जहां पे आपके बॉडी को एग्जॉस्ट होती है, जहां पे आपका स्वेटिंग हो रही है, ओवर स्वेटिंग हो रही है, राइट। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे एग्री कॉस्ट ने, महाराष्ट्र में हेयर ट्रांसप्लांट का कितना कॉस्ट आएगा? देखो, महाराष्ट्र में जनरली जो हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्टिंग है ना, वो 2 टाइप के क्लिनिक्स हैं। एक वो क्लिनिक जो सेलिब्रिटीज का ट्रांसप्लांट कर रहे हैं मुंबई में, आपको पता है मुंबई महाराष्ट्र में 200 रुपए पर ग्राफ, 100 रुपए पर ग्राफ, 150 रुपए पर ग्राफ वो चार्ज कर रहे हैं। सेकंड वो क्लिनिक्स हैं जो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। अब इस टाइप में भी 2 तरह के क्लिनिक्स, एक वो क्लिनिक्स जो अफोर्डेबल प्राइस में अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, एक वो क्लिनिक जो अफोर्डेबल प्राइस में अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे। अगर हम बात करें अफोर्डेबल प्राइस में अच्छे रिजल्ट देने वाले क्लिनिक्स की, तो 20 से 25 रुपीज पर ग्राफ में एक अच्छा ट्रांसप्लांट हो जाता है महाराष्ट्र में। अगर आप अफोर्डेबल प्राइस में ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो तो आप बेस्ट हेल्थ में जा सकते हो, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वहां पे आप ऑलरेडी आपको कॉन्टैक्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको वहां पे क्लिनिक्स ऑलरेडी मिल जाएंगे जो अच्छा ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। और हमने केस स्टडीज बनाई है जहाँ पे लोगों ने पुणे से ट्रांसप्लांट कराया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। 20-25 रुपीज पर ग्राफ में मुंबई से ट्रांसप्लांट कराया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, सेम प्राइस रेंज। तो महाराष्ट्र में इफ यू आर लुकिंग फॉर गुड रिजल्ट अंडर अफोर्डेबल कॉस्टिंग, तो 20 से 25 रुपीज पर ग्राफ में आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अर्पण ने, सर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हेयर की लाइफ कितनी होती है और ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन मिनॉक्सिडिल क्या लाइफ टाइम तक यूज करना पड़ेगा? इस क्वेश्चन का आंसर कई बार दे चुके हैं, फिर बता रहे हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ट्रांसप्लांटेड हेयर की लाइफ ऑलमोस्ट लाइफ टाइम होती है अगर उसका एक्सट्रैक्शन सेफ जोन से किया गया हो। मिनॉक्सिडिल और मेडिसिन लाइफ टाइम नहीं लेना पड़ता, दिमाग में डाल लीजिए, नहीं लेना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आई एम दीप ने, हाय प्रभात, आई हैव बीन फॉलोइंग यू फ्रॉम द बिगिनिंग, थैंक यू सो मच। आई हैव डन माय हेयर ट्रांसप्लांट इन 2017 थ्रू FUT टेक्निक एंड इट लेफ्ट मी अ बिग स्कार बिहाइंड माय transplant also. Okay, I won't say it failed, but it did give me a proper results as promised, right? And now it's thinning. How can I make my hair a little bit denser and can I go for another hair transplant? Please suggest me some medication. देखिए, I can't suggest you any medications for now, right? I'm not a dermatologist. I'm a hair transplant educator. Coming back to the point, you have been following me from the beginning. Thank you so much. आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं वीडियोस बना रहा हूँ 5 साल से, right? Hair transplantation is a micro niche, right? It's not about niche, it's a micro niche. इस पे वीडियो के लिए कंटेंट इकट्ठा करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, मैं फिर भी कंटेंट लाता हूँ। हमारे साथ जितनी भी डॉक्टर्स एसोसिएटेड है मैं उनसे बात करता रहता हूँ किस चीज पे वीडियो बनाई जाए। आप लोगों के लिए कम्युनिटी पोस्ट लाता हूँ, आप लोग सजेशन देते हो, आप लोगों के सपोर्ट के वैसे ही मैं अभी तक वीडियो बना रहा हूँ और आई होप मैं लाइफ टाइम इस पे वीडियोस बनाता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा ट्रांसप्लांटेशन में इंडिया में क्या चल रहा है और ऑल अराउंड द वर्ल्ड क्या चल रहा है, राइट। सो थैंक यू फॉर द सपोर्ट। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं। आपने 2017 में FUT ट्रांसप्लांट करवाया था और आपका स्कार रह गया। ऑब्वियसली FUT ट्रांसप्लांट में स्कार रह जाता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, और यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, इसीलिए FUE ट्रांसप्लांटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया बाद में, राइट। FUT में क्या होता है आप सभी को पता है, पीछे से आपका एक स्ट्रिप काटी जाती है और वहां से ग्राफ्ट को निकाल के लगाया जाता है, तो वहां पे स्कार आना बहुत लाजमी है क्योंकि वहां पे टांके लग जाते हैं, राइट। अभी आप बोल रहे हो कि आपकी डेंसिटी भी कम हो गई है, तो उसको डेंस बनाने के लिए आप कोई भी मेडिकेशन लीजिए, फर्क नहीं पड़ने वाला। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको सेकंड ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा और सेकंड ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है, राइट। इट्स नॉट कि आपने एक बार FUT करा ले तो आप दोबारा ट्रांसप्लांट नहीं करवा पाओगे, आप ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कन्वर ने पूछा है, सर मैं एक क्लिनिक में गया था, वहां एक दिन में 5 से 6 लोगों का ट्रांसप्लांट हो रहा था। एक दिन में 5 से 6 लोगों का ट्रांसप्लांटेशन एक ही क्लिनिक में होना पॉसिबल है क्या, या क्लिनिक वाले 5-6 लोगों को बुलाकर पैसा लूट रहे हैं? प्लीज रिप्लाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जनरली हम लोगों से पूछते हैं जब हमारे सब्सक्राइबर भी ट्रांसप्लांटेशन कहीं करवाने जाते हैं, तो नेक्स्ट डे वो ये पूछते हैं, सर मैं ट्रांसप्लांट कराने गया था, वहां 1-2 लोगों का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा था। एक दिन में 5-6 लोगों का ट्रांसप्लांटेशन तो छोड़ो, 20 लोगों का ट्रांसप्लांटेशन भी हो सकता है अगर क्लिनिक में कुछ चीजें अच्छे से फॉलो हो रही हो, जैसे क्वालिफाइड डॉक्टर्स वहां पे अवेलेबल है कि नहीं, प्रॉपर टीम्स अवेलेबल है कि नहीं। सपोज 6 लोगों का ट्रांसप्लांट हो रहा है तो 6 OTs डिफरेंट हैं, 6 OTs में 6 टीम्स अवेलेबल है कि नहीं, एक OT को एक प्रॉपर टीम दी जाती है तभी ट्रांसप्लांटेशन होता है, राइट। अगर ये चीजें अवेलेबल है, क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो ऑब्वियसली 5 से 6 के 10 ट्रांसप्लांटेशन भी हो सकता है। इंडिया में तो अब ये हो रहा है 4-5 ट्रांसप्लांटेशन, टर्की में तो 20-25 ट्रांसप्लांटेशन एक दिन में होते हैं। लोग US से ट्रेवल करके, लंदन से ट्रेवल करके वहां पे जाते हैं ट्रांसप्लांटेशन करवाने। सो इट्स नॉट अ मेजर इशू, बट वहां पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी ट्रांसप्लांटेशन होना चाहिए। सेकेंडली वहां पे
इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है, पर ओटी प्रॉपर टीम डेडिकेटेड होनी चाहिए, देन वहां पे ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल हो रहा है। सो इसमें आपको वरीड ही नहीं होना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा फ्री गाई ने, मेरा 2 बार ट्रांसप्लांट हो चुका है, पहले फ्रंट में 6 महीने बाद क्राउन में एरिया में। अच्छा, मैं अब तक 8 पीआरपी सेशंस ले चुका हूँ। 8 पीआरपी बहुत बड़ी बात है। क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए? जो हेयर साइकिल मेडिसिन है वो लेना चाहिए, और कब तक? अब काफी आउट ऑफ बजट होता जा रहा है। अच्छा, बेसिकली उन्होंने 2 बार ट्रांसप्लांट कराया है, और पहले फ्रंट में कराया था फिर क्राउन में, जो कि नॉर्मल है। लेकिन सेकेंडली 8 पीआरपी सेशन से ले चुके हैं, ये थोड़ा आउट ऑफ बजट जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक पीआरपी जनरली 3-4 हजार की होती है, और 8 पीआरपी आप लगा लो 40-50 हजार यहाँ पे इनके खर्च हो गए। तो क्या ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इनको कंटिन्यू पीआरपी लेनी चाहिए या इनको मेडिकेशन लेनी चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है। अब आपने फ्रंट में भी ट्रांसप्लांट करा लिया, क्राउन में भी करा लिया, आई डोंट थिंक सो आपके पास एग्जिस्टिंग हेयर बचे होंगे थोड़े बहुत। अब वो अगर नहीं बचे हैं, राइट, आपके पास बहुत कम एग्जिस्टिंग हेयर बचे और ट्रांसप्लांटेड हेयर की डेंसिटी अच्छी है और क्राउन हेयर की डेंसिटी अच्छी है, तो आपको मुझे नहीं लगता मेडिकेशन या पीआरपी की जरूरत पड़नी चाहिए। बाकी आप एक बार डॉक्टर से बात कर लो, अगर वो बोलते तो आप लीजिए, लेकिन पीआरपी 8 लेना बहुत बड़ी बात है। आई रियली अप्रिशिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आतेशम खान ने, सर कैसे पता करें हेयरलाइन रिसीड हो गई है? देखो खान जी, ये तो सबसे इजी टास्क है, मतलब ये तो पता लग ही जाता है ना कि आपकी हेयरलाइन रिसीड हो रही है। आप शीशा देख रहे हो, हाँ, अगर आप 6 महीने में एक बार शीशा देख रहे हो तो बोल सकते हैं कैसे पता करें, लेकिन आप रोज शीशा देख रहे हो ऑब्वियसली, तो पता लग जाता है कि अगर आपकी हेयरलाइन थोड़ी भी पीछे जा रही है तो इट्स अ साइन ऑफ हेयरलाइन रिसीडिंग, राइट। आपको पता लग ही जाएगा। और एक और चीज आपको पता करने के लिए मैं बताऊं, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं और वापस नहीं आ रहे हैं तो वो भी एक इंडिकेशन है कि आपका हेयर लॉस हो रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अमरेंद्र कुमार ने, प्रभात भैया आपसे बात करने के लिए आपका चैनल 2 बार सब्सक्राइब कर चुका हूँ, अब तो कॉल रिसीव कर लीजिए, आपको गर्लफ्रेंड की तरह मनाना पड़ रहा है। देखिए अमरेंद्र कुमार जी, कॉल्स कई बार हम रिसीव नहीं कर पाते हैं, राइट, बैक टू बैक कॉल्स आती हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि व्हाट्सएप करो, ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। व्हाट्सएप पे हर मैसेज का जवाब दिया जाता है, हमारी टीम सारे मैसेजेस का जवाब देती है, जो डॉक्टर्स हैं वो भी देते हैं, इसीलिए बोलते हैं कॉल से ज्यादा कन्वीनियंट हमेशा व्हाट्सएप रहता है। व्हाट्सएप के बाद कॉलिंग पे आओ, दैट वुड बी मच बेटर, राइट। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है और फिर भी आपके मन में डाउट्स हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपने डाउट पूछिए, नेक्स्ट वीडियो में उन डाउट्स को कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।